नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वेरिएंट को देखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से सतर्कता और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की अपील की। देश में अब तक 121 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू। पहले दिन 3 कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीशों से कहा, मामलों की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते समय अत्यधिक विवेक का इस्तेमाल करें। जिम्बाब्वे में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर मैच नए कोविड वेरिएंट के कारण रद्द। कानपुर टेस्ट मैच में 345 रन के जवाब में तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं अतहर सईद। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मिले नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भाग लिया। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इसराइल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस नए वेरिएंट के प्रति सतर्क किया था। कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इसराइल और हांगकांग में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये नया वायरस डेल्टा वायरस की तरह अत्यधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के देशों और अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, केन्या, सिंगापुर में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य मजबूत बनाने तथा आसान उपायों का पालन करने और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दें। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 8,318 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.34% है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में कोविड की 2 बड़ी घटनाओं के मद्देनजर विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पत्रकारों से बातचीत में श्री बोम्मई ने कहा कि विशेषज्ञों से सलाह करके कोविड पर काबू पाने के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटका में कोविड पैंडेमिक की स्थिति में सुधार था, जिसमें हर दिन पॉजिटिव केसेस 300 से कम थे, मगर बेंगलुरु और धारवाड़ में 2 सुपर स्प्रेडर घटनाओं के बाद चिंता की स्थिति है। धारवाड़ एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव संख्या कल के 122 से आज 281 पहुंची है और 1822 टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। कुल 281 पॉजिटिव केसेस में से 8 लोगों को वायरल इन्फेक्शन के साधारण लक्षण हैं। बेंगलुरु के सुपर स्प्रेडर घटना में 34 स्कूल के बच्चे पॉजिटिव हैं, जिनमें से किसी को भी बीमारी के लक्षण नहीं हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष रूप से कोविड के दोनों टीके ले चुके लोगों के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ आर्थिक, सामाजिक, मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य सरकार ने आज जारी किए आदेश के मुताबिक टैक्सी और निजी कारों में कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शादियों में खुले स्थानों, लॉन, मैदानों में क्षमता का 25% और बंद स्थानों में यह क्षमता के 50% पर सीमित रखा गया है। महाराष्ट्र में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से टीका लगाया जाना होगा या 72 घंटे के भीतर किया वैध नकारात्मक RT-PCR प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये अगले महीने की 23 तारीख तक चलेगा। कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक पहले दिन प्रस्तुत किया जाएगा। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून रद्द करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। श्री तोमर ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि किसानों को कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और अपने घरों को लौट जाना चाहिए। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, MSP को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा है कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर किसान आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम नई दिल्ली में सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान श्री नायडू इस सत्र के दौरान राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा।
कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि यदि देश की तीनों संवैधानिक संस्थाओं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य हो तो न्याय प्रणाली और मजबूत होती है। वे आज उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 72वें संविधान दिवस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की इस उपलब्धि के लिए सराहना की कि लोगों का इसमें अब भी विश्वास बना हुआ है। The Constitution is the roadmap of our collective journey. At the core of it are justice, liberty, equality, and fraternity. Justice is the critical fulcrum around which democracy revolves. It is indeed a credible achievement that people repose faith in the judiciary. And the Indian judiciary must be complimented for this well-earned achievement. राष्ट्रपति ने कहा कि ये न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे मामलों की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते समय अत्यधिक विवेक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि नेक इरादे से की गई कोई अभद्र टिप्पणी भी न्यायपालिका को नीचा दिखाने के लिए संदेहात्मक व्याख्याओं को जन्म देती है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में सबको कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत विश्व में हीरे के विशाल व्यापार का बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। सूरत आभूषण निर्माता संघ द्वारा आयोजित रत्न और आभूषण निर्माण शो 2021 के उद्घाटन समारोह में वीडियो संदेश में श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को निर्यात संवर्धन के लिए फोकस क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अपनी गुणवत्ता के कारण ये कारोबार संयुक्त अरब अमारात, अमरीका, रूस, सिंगापुर, हांगकांग और लैटिन अमरीका के देशों के बाजार में भारत तेजी से जगह बना सकता है। ढाका पुलिस ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मकान से 7 करोड़ रुपए की जाली भारतीय करेंसी बरामद की है। ये रकम ढाका के दक्षिण खान इलाके के एक घर में पानी के टैंक में छिपाई गई थी। पुलिस उपायुक्त अहमद असदुज्जमा ने बताया कि पाकिस्तान में मुद्रित इस जाली करेंसी को श्रीलंका भेजा गया था, जहां से इसे संगमरमर के कंटेनर में रखकर चट्टोग्राम बंदरगाह भेज दिया गया। इसे बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके से भारत में भेजा जाना था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति जाली करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का सक्रिय सदस्य है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने कल नई दिल्ली में दिन में 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर आज से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सीएनजी वाले तथा गैर जरूरी सामान लाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता इस समय गंभीर श्रेणी में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वे कल दोपहर हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। श्री कोविंद शाम में ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। श्री कोविंद सोमवार को नई दिल्ली लौटने से पहले ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम और हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी जाएंगे। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से अंगदान करने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक है। देश में काम बहुत गति से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये हमारी मूलतः भावना से सुसंगत है, हमारा कल्चर से सुसंगत है, हमारी सामाजिक व्यवस्था से सुसंगत है। हमारे यहाँ दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव में होता है। और इस तरह से ऑर्गन डोनेशन में अभी जिस परिवार ने अपने फैमिली के कोई मेंबर गंवाए हैं, लेकिन भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद
रख के और गन डोनेट करने का फैसला लिया, जिसको हमने प्रोत्साहित किया। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कल अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाएगी। स्थापना दिवस के आयोजन की पूर्व संध्या पर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एनसीसी के शहीद कैडेटों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एनसीसी का स्थापना दिवस देश के विभिन्न हिस्सों में भी मनाया जा रहा है। इस दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में कैडेट मार्च पास्ट, रक्तदान शिविरों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। पिछले वर्ष एनसीसी ने कोविड महामारी से संबंधित नियमों का पालन करते हुए प्रभावी रूप से लक्षित मिशन को संपन्न किया था। कोविड महामारी के प्रबंधन में योगदान देने की विभिन्न पहल में कैडेटों के योगदान की देशभर में सराहना की गई। केंद्रीय खेल तथा युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी ताकि ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर देश के युवा खेल में भागीदारी करेंगे तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनेंगे तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। श्री ठाकुर ने आज उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में ये बातें कहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में हुनर को ढूंढने भी आएंगे, ऐसी आयोजनों से देखेंगे कौन अच्छा खेलता है, उनको चुना जाएगा, परखा जाएगा, निखारा जाएगा और उनको तराश कर हीरा बनने के लायक बनाया जाएगा ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। भविष्य के रवि भैया ऐसे ही संकल्प से निकल कर आएंगे, इस बात का विश्वास भी मुझे पूरा है। श्री ठाकुर ने बागपत जिले में एक इंडोर स्टेडियम बनाने का आश्वासन भी दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे और अब उसने 63 रन की बढ़त हासिल कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों की वजह से जिम्बाब्वे में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट क्वालीफायर को रोक दिया है। अब क्वालीफायर टीम रैंकिंग के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। भुवनेश्वर में एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला इस समय पोलैंड से चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे है। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर से प्रसारित किया जा रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हुनर हाट का आयोजन किया। व्यापार मेले में वोकल फॉर लोकल और इसकी सशक्त उपस्थिति की प्रतिबद्धता को सशक्त करने के लिए हुनर हाट को प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के रजत पदक से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन सर्च लाइट द अनटोल्ड स्टोरी प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम को आज रात 9:15 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हुनर हाट का आयोजन किया। व्यापार मेले में वोकल फॉर लोकल और इसकी सशक्त उपस्थिति की प्रतिबद्धता को सशक्त करने के लिए हुनर हाट को प्रतिष्ठित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के रजत पदक से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी, जिन पर भारत के लोकाचार के अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर ने लगभग 2 दशकों तक खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के लिए समर्पित कर दिया था। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब 15 मई 1952 को मावलंकर को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया। उन्होंने नई स्थितियों के अनुरूप मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया। उनकी पहल पर प्रश्नकाल संसदीय सत्रों का एक नियमित और सार्थक पहलू बन गया। सरकार को सही मायने में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा जैसे नियम शुरू किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी उन्होंने ही शुरू की थी। सरकार की व्यवस्था में संसद की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए मावलंकर ने सीधे पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में संसद के एक स्वतंत्र सचिवालय की परिकल्पना की। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 5 दशकों की निस्वार्थ सेवा से अध्यक्ष के कार्यालय और भारत की संसद पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। किस पथ से जाऊं असुमंजस में है वो भोला पाना, अलग
अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय उस समय पले बड़े जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास कर रहा था। वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। आइए हम उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को समर्पित उनकी कविता आजादी के गीत के माध्यम से याद करते हैं। हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सस्ती गुड़ियां, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियां, इनसे सज-धज बैठा करते जो हैं कठपुतले, हमने तोड़ अभी फेंकी है बेड़ी हथकड़ियां, परंपरागत पुरखों की हमने जागृत की फिर से, उठा शीश पर रखा हमने हिम किरीट उज्ज्वल, हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, अगरतला और आइजोल में सुबह कोहरा छाए रहने और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए वेरिएंट को देखते हुए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से सतर्कता और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की अपील की। देश में अब तक 121 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू। पहले दिन 3 कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीशों से कहा, मामलों की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते समय अत्यधिक विवेक का इस्तेमाल करें। जिम्बाब्वे में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर मैच नए कोविड वेरिएंट के कारण रद्द। कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में 345 रन के जवाब में तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।